अगर जीवन में कभी आपकी हार हुई है तो मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हार वो सबक है जो आपको जिंदगी में बेहतर होने का मौका देता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़वाल कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मालवा का फल अनुसंधान केंद्र या मालवा फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर और धार। देखो मालवा की बात हो रही है तो मालवा का फल अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर जिले में स्थापित किया जा रहा है और ये जो फल अनुसंधान केंद्र है ये मध्य प्रदेश का प्रथम फल अनुसंधान केंद्र होगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फलों के बीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इनमें नए नए अनुसंधान किए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे कि कैसे इनकी गुणवत्ताओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से निखारा जा सके। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बड़वानी, खंडवा, खरगोन और धार। देखो जब हम धान अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो धान का संबंध जो है वो चावल से है। तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी जिले में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन जब हम केंद्रीय स्तर पर सर्वाधिक चावल उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन है वो भारत में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होता है। वहीं मध्य प्रदेश में जब बात करते हैं जिले की तो बालाघाट से सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? भोपाल, हैदराबाद, नागपुर और देहरादून। देखो यहाँ पर आपसे मध्य प्रदेश का नहीं पूछ रहा है बल्कि आपसे भारत का पूछ रहा है। तो भारत का कपास अनुसंधान केंद्र मतलब कपास की नई नई किस्मों पर जिसमें रिसर्च की जाती है, जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, तो वैसे ही रिसर्च करे जाने वाले स्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, हैदराबाद, नागपुर और देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में खरगोन के अंतर्गत कपास अनुसंधान केंद्र खोला गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन कॉटन, यहाँ पे देख रहे हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? जबलपुर, गुना, ग्वालियर, इंदौर। देखो अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि केंद्रीय स्तर पर आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में है, जिसका नाम है कुफरी आलू अनुसंधान केंद्र। देखो केंद्रीय लिख देने से केंद्रीय तो नहीं हो जाता ना, ये बात तो क्लियर है। सोना लिख देने से हर चीज सोना तो नहीं हो जाती ना। तो इसी प्रकार से ये जो केंद्रीय है केवल नाम का है, आपको ये बात याद रखनी है। तो मध्य प्रदेश का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो ग्वालियर जिले में स्थापित है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र की जब हम बात करते हैं 1988, 1986, 1990, 1980, तो इसका सही आंसर होगा 1988, ऑप्शन नंबर ए। अब खरपतवार का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे फसल लगी हुई है, ये फसल किस चीज की है? ये गेहूं की फसल है और इस गेहूं की फसल में आप बहुत सारे फूल देख रहे हैं, छोटे छोटे जो फूल लगे हुए हैं ना, तो ये खरपतवार है। क्योंकि हमने लगाई तो फसल थी लेकिन फसल के साथ में कुछ फूल और कुछ पौधे अलग से उग के आ गए और इन्हें ही खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए नए नए पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, नए नए उर्वरक बनाए जाते हैं और इन उर्वरकों के निर्माण के लिए ही इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब ये अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जिला लगता है जबलपुर, तो वो जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? बैतूल, भोपाल, रीवा और सतना। देखो मध्य प्रदेश के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की बात करते हैं तो हमने कल देखा था कि टिश्यू कल्चर किससे? पौधों से संबंधित है। जिस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण किया जाता है वैसे ही पौधों के छोटे रूप का निर्माण किया जाता है और इन सभी को ले जाकर एक साथ खेती के लिए खेती के लिए भूमि पर लगाया जाता है जिससे एक बेहतर उपज हमें प्राप्त हो सके। तो इस प्रयोगशाला का जो निर्माण है वो किस जिले में? तो बैतूल जिले के अंतर्गत किया गया है, अर्थात हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1990, 1988 और 1888। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ के चलना है, जब आपसे भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मृदा पर, मिट्टी पे नए नए प्रयोग, मिट्टी में कितनी गुणवत्ता है, उर्वरक गुणवत्ता कितनी है, इसमें कितना पोटेशियम होना चाहिए, इसमें कितना मैग्नीशियम होना चाहिए, कितना नाइट्रोजन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो डिफाइन करता है वो यही अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर ये सारी चर्चाएं की जाती है और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, अर्थात यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में डीएनए टेस्ट करने के लिए एक डीएनए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है और इस प्रयोगशाला की स्थापना जबलपुर, सागर, इंदौर, रायसेन कहाँ पर की गई है? तो इसका सही आंसर है सागर में की गई है। और सागर से आपको याद रखना है कि सागर में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रहस का जो मेला है वो सागर में लगता है। इसके अलावा लाखा बंजारा झील जो है वो सागर में है और लाखा बंजारा झील से आपको एक और चीज़ याद हो रहे होंगे, कवि पद्माकर याद आ रहे होंगे। तो कवि पद्माकर का जो संबंध है वो भी सागर से है और सागर में ही आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी सागर जिले के अंतर्गत ही आती है। आपको ये सारी बातें सागर जिले से याद रखनी है। सागर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर जिला जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ये बात भी बिल्कुल याद रखनी है। और इसी संभाग के अंतर्गत अभी जो सबसे नया जिला बना है वो है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। तुलसी शोध संस्थान केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है? देखो तुलसी शोध संस्थान केंद्र की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा, मंदाकिनी, बेतवा और शिप्रा आदिवासी लोक कला को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का जो नाम है वो तुलसीदास जी के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं किस नदी के किनारे है, तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। और मंदाकिनी नदी कहाँ पर बहती है? तो ये बहती है चित्रकूट में और चित्रकूट जो है वो सतना के अंतर्गत आता है और सतना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब नदियों की बात आई है तो नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा का उद्गम जो है वो अनूपपुर से होता है। अनूपपुर जिले का नाम है। अनूपपुर के अंतर्गत अमरकंटक से होता है। अमरकंटक के अंतर्गत पुष्पराजगढ़ तहसील से होता है। इसके अंतर्गत सरस्वती सरोवर से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। बेतवा की बात करेंगे तो बेतवा का जो उद्गम है वो रायसेन जिले के अंतर्गत होता है और रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है बेतवा नदी का उद्गम। शिप्रा की बात करेंगे तो शिप्रा का जो उद्गम है इंदौर जिले से होता है। इंदौर की काकरी बरड़ी की पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है और शिप्रा नदी के किनारे में ही हम महाकालेश्वर मंदिर को देखते हैं। तो महाकाल का जो मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है और यह जो मंदिर है यह दक्षिण मुखी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर जो भोग मिलता है उसे सेफ भोग भी कहा गया है। सबसे ज्यादा जो सेफ भोग है वो महाकाल मंदिर का सेफ भोग है। इसके अलावा गणेश जी का जो मंदिर है इंदौर में खजराना मंदिर, वहां का भी जो भोग है वो भी सेफ भोग माना गया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, गुरुग्राम, दिल्ली, देहरादून। देखो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वह देहरादून में की गई थी और ये आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा संस्थान है, काफी बड़े क्षेत्र में यह बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर वनों से संबंधित सारी चर्चा की जाती है। वनों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वनों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम किया जाए, इन सारी बातों पे जो चर्चा है वो इस संस्थान के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, देहरादून। इकबाल सम्मान का प्रारंभ कब से किया गया? 1980, 1986, 1990 और 1970। इकबाल सम्मान की जब हम बात करते हैं तो इकबाल जी जो हैं ये उर्दू शायर हैं। तो उर्दू शायरी के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। इनकी एक शायरी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवा अभी और भी है। नाम क्या है? अल्लामा इकबाल। इकबाल जी के द्वारा ये
शायरियां लिखी गई हैं। बात करते हैं इस सम्मान की स्थापना की, तो इस सम्मान का जो प्रारंभ है वो वर्ष 1986 से किया गया था, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इकबाल सम्मान का प्रारंभ वर्ष 1986 से किया गया था। मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कब खोली गई है? देखो, तीरंदाजी अकादमी, तीरंदाजी का मतलब क्या होता है? धनुर्विद्या। तो धनुर्विद्या की जो अकादमी है कहाँ खोली गई है, कब खोली गई है? तो यह 2013, 2015, 1930 और 1980। तो इस अकादमी का प्रारंभ वर्ष 2013 में किया गया था, अर्थात यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और मध्य प्रदेश की सबसे युवा तीरंदाज जो कि मुस्कान किरार जी हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही हैं। इसके अलावा जैसे ही तीरंदाजी की बात आ रही होगी तो आपको तीरंदाजी से क्या याद आना चाहिए? जनजाति। कौन सी जनजाति याद आना चाहिए जो कि धनुर्विद्या में निपुण होते हैं? तो वो होती है भील जनजाति। और भील जनजाति का कौन सा उत्सव प्रमुख है? तो भगोरिया उत्सव प्रमुख है। और भगोरिया उत्सव कहाँ पर लगता है? तो ये मुख्यतः झाबुआ के क्षेत्र में लगता है। कब लगता है? तो ये जो भगोरिया उत्सव है ये 7 दिवसीय है, जो कि होली के 7 दिन पूर्व लगता है। तो होली के समय में लगने वाला ये भगोरिया उत्सव जो है ये प्रसिद्ध हो जाता है। कितनी श्रेणियों में लगता है? तो 3 श्रेणियों में लगता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहला जो है उसे कहा जाता है गुलालिया, दूसरा होता है गोल गधेड़ो, और तीसरा होता है उजाड़िया। ये एक विवाह प्रथा भी है और एक हाट भी है। इसके अलावा एक चीज और आपको भीलों के संबंध में याद रखनी है कि भीलों के द्वारा एक चित्रकला की जाती है जिसे पिथौरा चित्रकला कहा जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और यहीं पर भीलों के द्वारा एक दरिया बनाई जाती है जिन्हें पुंजा दरिया के नाम से जाना जाता है। तो पुंजा दरिया भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब झाबुआ की जब बात हुई है तो झाबुआ से आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है, जिसमें पहला चीज जो है वो झाबुआ की गुड़िया कला है। इसके अलावा झाबुआ की गुड़िया कला के अलावा आपको कड़कनाथ मुर्गा याद आ रहा होगा। कड़कनाथ मुर्गा वह मुर्गा है जो कि पूरा का पूरा काले रंग का होता है। इसका मीट, इसका अंडा, सारी चीजें काले रंग की होती हैं। क्यों? क्योंकि मेलेनिन वर्णक की अधिकता के कारण ये मुर्गा जो है वो काले रंग का दिखाई देता है। इस कड़कनाथ मुर्गे को क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। किसे? कड़कनाथ मुर्गे को। इसके अलावा चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी का संबंध जो है वो खरगोन जिले से है। और खरगोन जो है उसके अंदर जो महेश्वर है ये अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी था। चंदेरी साड़ी की बात करेंगे तो चंदेरी साड़ी जो है उसका संबंध अशोकनगर जिले के अंतर्गत है। और अशोकनगर की जब बात हो रही है, और अशोकनगर का जो चंदेरी का क्षेत्र है ये पहले मतलब महाभारत काल में शिशुपाल की राजधानी था। आपको ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। शरद जोशी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? अजय चक्रवर्ती, तीजन बाई, हरिशंकर परसाई और सुरेंद्र वर्मा। देखिए, शरद जोशी जी जो है ये आपको दिखाई दे रहा है एक प्रमुख व्यंग्यकार, लेखक, कवि और उपन्यासकार रहे हैं शरद जोशी जी। और इनका जो पुरस्कार है इसके प्रथम विजेता रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। और हरिशंकर परसाई जी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब तीजन बाई की बात करते हैं तो तीजन बाई एक गीत गाती हैं जिसको कहा जाता है पांडवाइनी गीत। तो पांडवाइनी गीत या पांडवैनी गीत जो है वो तीजन बाई के द्वारा गाया जाता है। इस गीत में होता क्या है? देखिए, महाभारत कालीन यह गीत है, इसमें पांडवों की कथा गाई जाती है, अर्थात पांडवों ने अपने संपूर्ण जीवन में जो जो चीजें की उन सारे जीवन का एक विशेष अंग उठाकर उस पूरे अंग का वर्णन किया जाता है। ये एक गायन शैली है, ये एक नाट्य शैली है और ये एक नृत्य शैली भी है। कैसे? देखो, जब वो गाएंगी तो वो गायन शैली हो गई, लेकिन जब वो बात करने लगेंगी, संवाद करने लगेंगी तो वो नाट्य शैली हो जाएगी। और वहीं वो किसी प्रकार की अगर कलाकृति करती हैं तो वो एक तरीके की नृत्य शैली भी हो जाएगी। तो पांडवाइनी गीत किसके द्वारा गाया जाता है? मुख्य रूप से तीजन बाई के द्वारा गाया जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये सीजी से संबंधित है, अर्थात छत्तीसगढ़ के संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित तीजन बाई पांडवाइनी गीत के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख है। अब गीतों की जैसे बात हो रही है तो पांडवाइनी गीत याद आया, तो वैसे ही एक और आपको गीत याद आ रहा होगा जिसका नाम है भरथरी गायन। तो भरथरी गायन किस क्षेत्र में? तो भरथरी गायन जो है वो मालवा के क्षेत्र में गाया जाता है।
इसके अलावा एक और गायन है जो है हरदौल की मनौती, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और हरदौल की मनौती जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। एक संजा गीत होता है, संजा गीत मालवा के क्षेत्र में, और एक होता है संजा गायन, और एक होता है संजा चित्रकला। तो मालवा के क्षेत्र में भित्ति चित्रकला बनाई जाती है, जिसमें संजा माता की चित्र बनाए जाते हैं, और इन्हीं चित्रों का फिर पूजन किया जाता है, जो कि संजा गीत के अंतर्गत आता है। किनके द्वारा? तो किशोरियों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम चित्रकला की बात करते हैं तो भीलों की पिथौरा चित्रकला आपको याद आ गई होगी। गोंड जनजाति का एक विशेष पर्व है जिसका नाम है मंडई। इस मंडई में भी बहुत अलग-अलग प्रकार की चित्रकला की जाती है। मंडई जो है वह बालाघाट और मंडला के क्षेत्र में मुख्यतः लगता है। ये दिवाली, होली और रक्षाबंधन के बाद बड़े-बड़े त्योहारों के बाद लगाया जाता है। ये प्रमुखतः एक हाट है, कहीं-कहीं ये 1 दिन में, कहीं-कहीं ये 2 दिन में, और कहीं-कहीं ये 10-12 दिनों में भी चलता है। इस मंडई में ही एक व्यापार किया जाता है किनका? पशुओं के द्वारा, और ये पशुओं का व्यापार जो है एक दूसरी जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो है बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति के द्वारा मड़ई मेले में पशु खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इसी के साथ में जो बंजारा जनजाति है ये घुमंतू प्रकृति की जनजाति है, मतलब ये घूमते रहते हैं, धन से ज्यादा सक्षम नहीं होते, बल्कि एक राजपूतों से अपना वंश मानते हैं, राजपूतों से अपना जन्म मानते हैं। इनका संबंध राजस्थान से के क्षेत्र से होता है। इसी के साथ में हमने मध्य प्रदेश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज समाप्त कर लिया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।